बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को पहले रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि एरे जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, और वी कैन से दैट इज अ सिंगल नेम फॉर अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज वेयर ऑल द वैल्यूज आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। यानी अगर इंट है, इंट एरे है तो उसमें सिर्फ आप इंट वैल्यूज ही डालेंगे। अगर फ्लोट एरे है तो उसमें आप फ्लोट वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। अगर करेक्टर एरे है तो उसमें सिर्फ आप करेक्टर वेरिएबल ही इंसर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि एरे जो है वो सेम डेटा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। और हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सबस्क्रिप्ट नोटेशन टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द वैल्यूज। और ये अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जो है वो यूज़ होता आ रहा है। एंड इट इज़ मोर देन अ प्रिमिटिव टाइप लेस देन एन ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर में बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप उनको कहते हैं जो बिल्ट इन होती हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, इवन एरे भी जो है। क्योंकि आप एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट डेटा टाइप लिख के एरे को नाम देते हैं और ब्रैकेट्स लगा के उसमें आप टोटल लोकेशन उसकी बता के आपका एरे डिक्लेयर हो जाता है। तो आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसको एरे को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसलिए ये बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह काम करता है। बट वाई इट इज़ मोर देन अ प्रिमिटिव टाइप? क्योंकि आप इसको बिल्ट इन डेटा टाइप्स और जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं जिसमें स्ट्रक्चर और क्लासेस आ जाते हैं, आप उसके दरमियान इसको लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, एरे ऑफ सिंपल डेटा टाइप भी बना सकते हैं, आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और इसके अलावा स्टैटिक एरे भी बना सकते हैं, डायनामिक एरे भी बना सकते हैं। तो चूँकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप जो इंट फ्लोट करेक्टर है उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, इसलिए आप इसे कहते हैं कि इट इज़ मोर देन अ बिल्ट इन डेटा टाइप एंड इट इज़ लेस देन एन ऑब्जेक्ट। बिकॉज ये टोटली क्लास और स्ट्रक्चर की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि ये मिडल में कहीं लाई करता है बिल्ट इन डेटा टाइप के और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के। ठीक है, क्योंकि आप इसको जो बिल्ट इन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर और क्लास, उसमें भी आप एरे को मेंबर भी बना सकते हैं। और फिर जब आप एक स्ट्रक्चर या क्लास बना लेते हैं तो आप उस स्ट्रक्चर या क्लास का एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट मीन कि आप बिल्ट इन डेटा टाइप्स का एरे भी बना सकते हैं जैसे इंट है, और आप किसी स्ट्रक्चर या क्लास का भी ऑब्जेक्ट एरे बना सकते हैं। यानी उस एरे में जो हर एलिमेंट होगा वो किसी स्ट्रक्चर या क्लास का वेरिएबल होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एरे जो है इट इज़ मोर देन अ बिल्ट इन डेटा टाइप बट इट इज़ लेस देन एन ऑब्जेक्ट और अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। एंड इट कैन बी यूज लाइक ऑब्जेक्ट्स व्हेन यूज्ड एज मेथड पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स। यानी आप चूंकि एक फुल एरे को हम पास भी कर सकते हैं और रिटर्न भी करा सकते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि एरे का सिर्फ एड्रेस बेस एड्रेस होता है, और आप सिर्फ उसके फर्स्ट लोकेशन को अगर पास कर लें तो चूंकि वो कंजक्टिव लोकेशन का स्ट्रक्चर होता है तो वो इन अ सेंस फुल एरे जो है आपका विद दैट रेफरेंस जो है वो पास हो जाता है। ये भी हम आगे चल के देखते हैं। और लेकिन एरे में क्या है कि हम जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या स्ट्रक्चर और क्लास जब यूज़ करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर या क्लास से दूसरा स्ट्रक्चर या क्लास बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। लेकिन एरेज जो है दे डू नॉट हैव और यूज़ इनहेरिटेंस। यानी आप एक एरे से दूसरा एरे जो है वो डिराइव नहीं कर सकते। और आप एरे की वैल्यूज़ को किस तरह से एक्सेस करते हैं? यूजुअली आप एक फॉर लूप लगाते हैं। लूप आप कोई भी लगा सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, लेकिन मेजरली हम जो है वो फॉर लूप के साथ इसको काम करते हैं। चूंकि हम जावा में एरे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका जनरल सिंटेक्स देते हैं कि जावा में एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। हमने पार्ट 1 में भी देखा था, लेकिन दोबारा यहाँ पे हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के साथ देख लेते हैं कि हम एक 1 डायमेंशनल एरे को जावा में किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो जनरल सिंटेक्स क्या है कि आपको डेटा टाइप देनी होती है जिसको आप बेस टाइप कहते हैं। 2 ब्रैकेट्स इस तरह के लगाने होते हैं, यही ब्रैकेट्स आप C और C++ में भी यूज़ करते हैं। फिर आपको एरे का नाम देना होता है और न्यू का वर्ड ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि जैसे मैं आप इसको पिछली स्लाइड में देखा कि इट इज़ लेस देन एन ऑब्जेक्ट बट ये ऑब्जेक्ट के करीब है। तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब किसी आप स्ट्रक्चर या क्लास का वेरिएबल बनाते हैं तो बेसिकली आप उस वेरिएबल को एक सिंपल वेरिएबल नहीं कहते, बल्कि आप कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर या क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट है।
तो और हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर ऑब्जेक्ट जो होता है या दूसरे लफ्ज़ों में हर स्ट्रक्चर और क्लास का जो वेरिएबल होता है, जावा में हम उसको न्यू के, जावा में हम स्ट्रक्चर तो यूज़ नहीं करते, सिर्फ क्लास यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर का नाम मैं इसलिए बार बार ले रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर से जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप शुरू हुई थी और ये C++ में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए सी का नाम जो है वो C++ कर लिया गया था और स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके फिर क्लास बनाई गई थी C++ में ही। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और क्लास दोनों जो हैं वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ये ऐसी डेटा टाइप्स हैं जिनको यूज़र डिफाइन करता है। मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी ये बताया था। और इसमें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को जो है वो इकट्ठा किया जाता है क्योंकि रियल लाइफ की जो प्रोग्रामिंग है उसमें आप किसी एक एंटिटी को अगर रिप्रेजेंट करें उसकी इन्फॉर्मेशन को, तो वो सिर्फ प्योरली किसी एक डेटा टाइप की नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की जो है वो होती है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं हम उसको पहले डिफ़ाइन करते हैं किसी स्ट्रक्चर या क्लास में, जैसे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हो गया या क्लास हो गई या एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर या क्लास हो गया, और उस पर हम उसके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। जैसे नेम के लिए करैक्टर एरे हो गया, फादर नेम के लिए करैक्टर एरे हो गया, या अगर स्टूडेंट है तो इंट जो है वो मार्क्स हो गए और फ्लोट जो है उसकी परसेंटेज हो गई। तो इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट को या एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को स्ट्रक्चर या क्लास के अंदर इकट्ठा करते हैं और फिर हम उसी स्ट्रक्चर और क्लास में उन वेरिएबल्स को लिखने के बाद आप उसके फंक्शन भी लिख देते हैं ताकि उन फंक्शन में उन डेटा टाइप्स को यूज़ किया जाए। और मैंने पहले भी बताया था कि हम जो फंक्शन के सिर्फ प्रोटोटाइप लिखते हैं क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर, उसको डिफ़ाइन जो है वो हम सेपरेट फाइल में करते हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया जा सके। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और क्लास सेम चीज़ें हैं, सेम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि स्ट्रक्चर जो है वो C++ में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसकी जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस थी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, अगर ये ना बताया जाए कि उसकी एक्सेस क्या है तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस पब्लिक थी स्ट्रक्चर की। इसका मतलब ये है कि उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को या उसके डेटा टाइप्स को उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, नेम, फादर नेम वगैरह, वो पब्लिक होते हैं, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और उनकी वैल्यूज़ चेंज की जा सकती हैं और फंक्शन को भी कहीं से एक्सेस किया जा सकता है। तो वो चूँकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पब्लिक हो गई थी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर की, क्योंकि कंपाइलर में उसको नहीं डिफ़ाइन किया गया था, तो पब्लिक होने से नुकसान ये हुआ था कि जिस डेटा मेंबर्स को की वैल्यूज़ प्रोग्रामर जो है वो नहीं चाहते थे कि यूज़र उसको चेंज करे, तो वो भी वो चेंज कर लेते थे क्योंकि उनकी एक्सेस पब्लिक थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्ट्रक्चर के बाद क्लास डेटा टाइप जो है वो इस्तेमाल हुई। क्लास की जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होती है। इसका मतलब ये है कि उसके तमाम मेंबर्स, जो डेटा मेंबर्स हैं और जो उसके फंक्शन हैं, उनकी एक्सेस प्राइवेट है और फिर जिसको पब्लिक करना होता है वो पब्लिक हो सकता है। तो इसलिए चूँकि डिफ़ॉल्ट एक्सेस का सिर्फ डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास में, तो इसलिए स्ट्रक्चर के बाद क्लास इंट्रोड्यूस C++ में की गई ताकि वो जो पब्लिक एक्सेस से प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में प्राइवेट कर दिया गया। तो जब जावा उसके बाद आई है C++ के बाद, तो इसलिए उसमें जो है डायरेक्ट क्लास के अंदर जो है वो काम होता है, स्ट्रक्चर का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चूँकि स्ट्रक्चर या क्लास के जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और C++ में तो जो क्लास स्ट्रक्चर या क्लास के वेरिएबल्स होते हैं वो न्यू के बगैर भी बन जाते हैं, यानी डिक्लेयर हो जाते हैं, उनको मेमोरी मिल जाती है। लेकिन एरे में ये मस्ट किया गया कि जब आप किसी स्ट्रक्चर या क्लास का वेरिएबल बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो आप उसको न्यू के साथ करेंगे तब उसको मेमोरी मिलेगी। और एरे भी चूंकि एक ऑब्जेक्ट है मोर और लेस जावा के अंदर, नॉट इन C++, उसमें तो वो सिंपल एक डेटा टाइप है। तो जावा में चूंकि ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इसको भी न्यू के साथ जो है हम जावा में एरे को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि जावा जो है वो फुल की फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करती है, यानी इसमें जो है वो हर जो हम यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी वो बेसिकली उसकी एक क्लास होगी जिसके वेरिएबल्स होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जावा में एरे के नाम से एक क्लास है और हम जो भी एरे
एरेज डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम सिंपल सी और सी प्लस प्लस में एज अ डेटा टाइप करते हैं, तो यहाँ पे भी जब हम जावा में एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो एक सिंपल डेटा टाइप के तौर पे नहीं होता है सी और सी प्लस प्लस की तरह, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे बनता है। और इसका मतलब ये है कि जो एरे बिल्ट इन क्लास है जावा में, उसका वो एक वेरिएबल होता है हर एरे जो हम बना रहे होते हैं। तो इसलिए चूँकि जावा में ये मस्ट है कि आपका हर ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू के साथ आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि न्यू जो है वो रन टाइम पे काम करता है। तो इसलिए आप जहाँ पे जावा में जब भी एरे डिक्लेयर करेंगे तो आप डेटा टाइप लिखेंगे कि आपको किस टाइप का एरे चाहिए, ब्रैकेट्स लगाएंगे, एरे का नाम देंगे और न्यू के साथ आप उस एरे को डिक्लेयर करेंगे। अगर आपने करैक्टर एरे डिक्लेयर करना है तो आप पहले क्या लिखेंगे, करैक्टर, फिर 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे जैसे यहाँ लगी हुई हैं, और एरे का नाम देंगे और न्यू लिख के आप दोबारा करैक्टर लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे कि आपको 80 लोकेशन का करैक्टर एरे चाहिए। सिमिलरली अगर डबल एरे डिक्लेयर करना है तो डबल लिख के ब्रैकेट्स लगा के एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और न्यू लिख के आपने दोबारा डेटा टाइप देनी है कि आपको 100 लोकेशन का डबल एरे चाहिए। एंड सिमिलर इज केस विद द 70 लोकेशन इंट एरे। नाउ देयर आर 3 ways टू यूज दिस ब्रैकेट्स एरे के नेम के साथ। 3 तरीके हैं जिसमें आप एरे में ये ब्रैकेट्स यूज़ करके एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये जो भी हम करके आए हैं, ये आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो इट क्रिएट्स अ नेम ऑफ टाइप इंट एरे डिक्लेयर होगा। नाउ टाइप्स इंट एंड इंट, अगर आप इंट को ब्रैकेट्स के बगैर लिखते हैं और इंट को ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो ये किस तरह से डिफरेंट है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका टाइप ऑफ द एरे है, और अगर आप सिर्फ इंट लिखते हैं तो ये आपका टाइप ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज़ है, आप जो सी और सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने एक नया एरे प्रेशर डिक्लेयर करना है तो हम किस तरह से लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू न्यू इंट 100। और इससे पहले आप क्या लिखेंगे, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, आप इंट लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और प्रेशर लिख के इज इक्वल टू न्यू इंट 100 करेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट को एरे में आपने रेफर करना है तो वो 3, जैसे प्रेशर 3 का मतलब ये है कि जो उसका अगर हम 0 से इंडेक्स शुरू करें तो ये 4th एलिमेंट बनता है, 3rd लोकेशन। ठीक है, तो वो अगर आपने सिर्फ ये वाला एलिमेंट अगर आपने इसमें वैल्यू लेनी है और आप ले भी यूज़र से ले रहे हैं तो ये कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट इंट एक बिल्ट इन मेथड है जिससे आप इंटीजर वैल्यू जो है वो कीबोर्ड से ले सकते हैं। ये फिर आप डिटेल में जब लैब करेंगे तो उसमें फिर आप ये देखेंगे। और जिस तरह हम सी और सी प्लस प्लस में सी में हम प्रिंट लाइन यूज़ करते हैं और सी प्लस प्लस में सी आउट यूज़ करते हैं, तो जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जो है वो यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। और हम पहले लिखेंगे यू एंटर्ड आएगा और फिर जो आपने वैल्यू ली होगी। तो अगर स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वही जो सी और सी प्लस प्लस में मेथड है, आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो इंडेक्स लिखना है जिस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, जैसे हम सी और सी प्लस प्लस में करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। कुछ हम एरे की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। एरे का नाम है ये, दिस इज़ एरे नेम, और ये हमने पता है कि इंडेक्स है कि हम किस लोकेशन पे एरे की जो है वो जाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये एरे का नाम है, सिर्फ इसको देखें तो ये इंडेक्स है, इसको सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। और ये हमेशा इंट होना चाहिए क्योंकि लोकेशन आपकी कभी फ्लोट में नहीं हो सकती या किसी और डेटा टाइप में नहीं हो सकती। और अगर हम एरे के नाम और इंडेक्स को कंबाइन करके बोलें तो हम इसको कहेंगे ये इंडेक्स वेरिएबल है या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। और जो हम इसको वैल्यू दे देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स वेरिएबल, और इस वैल्यू को हम एलिमेंट ऑफ द एरे भी कह सकते हैं। और एरे की लेंथ जो है हम वैसे सी और सी प्लस प्लस में हम फॉर लूप से भी करते थे, और वहाँ पे भी जो आपकी बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसमें आप लेंथ का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं एरे की लेंथ लेने के लिए। लेकिन जावा में तो चूँकि स्पेसिफिकली एरे एक क्लास है तो उसमें जो है लेंथ जो है वो उसका एक मेंबर है जिसको अगर आप एरे के नाम के साथ यूज़ करें तो आपको एरे की लेंथ जो है वो मिल जाती है। आपको कोई फॉर लूप लगा के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको काउंट करके लेंथ नहीं देनी पड़ती। तो लेंथ हमें क्या देती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द एरे कैन होल्ड, टोटल उसका जो साइज़ है वो हमें लेंथ वेरिएबल दे देता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अगर एक स्पीशीज़ कोई डेटा टाइप है, लेट्स अज्यूम करें आप, और एंट्री एक एरे का नाम है, तो हम 20 लोकेशन का अगर हमने एक एरे डिक्लेयर किया है तो हम एंट्री डॉट लेंथ लिख के इस एरे का जिसकी लेंथ 20 है हमें ये 20 वैल्यू दे देगा। तो हमने एरे के नाम के साथ डॉट लगा के लेंथ वेरिएबल हम यूज़ कर लें। तो दिस लेंथ इज़ कॉल्ड द एट्रीब्यूट जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश है और जो बिल्ट इन क्लास जावा की एरे है उसके अंदर जो है ये डिफ़ाइन है, और आप इसको यूज़ करके अपने किसी भी डिक्लेयर्ड एरे की लेंथ जो है या टोटल साइज़ ऑफ द एरे जो है वो फाइंड कर सकते हैं।
इसी तरीके से ये हमने पहले भी पढ़ा है सी और सी प्लस प्लस में कि आपके सबस्क्रिप्ट जो है वो ज़ीरो मीन कि आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ज़ीरो लोकेशन पे है, जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 लोकेशन पे है। इस तरीके से n-1 जो है वो आपका लास्ट होगा अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं, और अगर आप 1 से शुरू कर रहे हैं तो n पे आपका लास्ट है, ठीक है। और इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है उस वो लेंथ -1 पे, अगर लेंथ 5 है तो 5 - 1 मीन 4 पे है। तो ये देखें इसकी लेंथ 4 है, ये 4 लोकेशन है ना, तो अगर इसकी लेंथ 4 है तो जो लास्ट एलिमेंट है वो लेंथ -1 पे है, यानी 4 - 1 पे है। तो ये सबस्क्रिप्ट है, 0 पे 97 है, 1 पे 86 है, 2 पे 92 है और 3 पे क्या है 70 है, 71 है। और ये कितनी लोकेशन का एरे है, ये 4 लोकेशन का एरे है, ठीक है। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई जितनी भी लेंथ एरे की डिक्लेयर की हो और हम उसमें उस लेंथ से एक्सीड कर जाएं तो हमारे पास रन टाइम एरर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लोकेशन का, जैसे अभी आप देखें यहाँ पे अगर आपने यानी हम एरे के नाम के साथ सिर्फ सबस्क्रिप्ट में 3 तक जा सकते हैं। अगर मैं 5-6 लिख दूँ तो इसका मतलब है वो तो एरे का बाउंड ही नहीं है। तो अगर हम इस तरह की कोई चीज़ फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के अंदर मैं लिख दूँ कि 6 लोकेशन पे 65 इंसर्ट कर दो, तो वो चूंकि लोकेशन ही नहीं है तो आपको रन टाइम पे जब वो एरे कंपाइल तो हो जाएगा वो प्रोग्राम, क्योंकि ये कंपाइलर जो है वो तो आपके सिंटेक्स एरर देखता है, तो आपने ब्रैकेट्स वगैरह तो ठीक लगाए होंगे, तो कंपाइल टाइम पे तो ये एरर नहीं फाइंड आउट होगा। लेकिन जब प्रोग्राम रन होगा और उस लोकेशन पे वो वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो रन टाइम एरर होगा। तो यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट लार्जर देन लेंथ -1 कॉजेज अ रन टाइम एरर, इट इज़ नॉट अ कंपाइल एरर। और आपको एक मैसेज आएगा जावा में जो कि है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये भी एक्सेप्शन एक क्लास है जावा में बिल्ट इन, जिसकी ये डिफरेंट सब क्लासेस हैं, जिसमें एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एक सब क्लास है। ये फिर आप आगे डिटेल में जैसे जैसे हम जावा पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। तो जब आपका रन टाइम एरर आता है तो बाकी सी और सी प्लस प्लस में तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जावा के अंदर ये एक करेक्टरिस्टिक्स है कि आपके जो रन टाइम एरर्स होते हैं वो भी चूँकि बिल्ट इन ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके अंदर क्लासेस है उनकी, तो वो उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आपको एक मैसेज आ जाता है और आपका प्रोग्राम जो है एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या रन टाइम एरर जो है वो जनरेट होता है और आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है, यू नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड रिकम्पाइल योर कोड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने भी बताया कि सी और सी प्लस प्लस जो है वो इस तरह का जो है मैसेज जो है वो आपको नहीं देते हैं। तो ये जो जावा है इसके अंदर ये एक करेक्टरिस्टिक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एरे लेंथ जो है वो कंपाइल टाइम पे ये स्टैटिक एरे है और आपने 10 यानी कंपाइल टाइम पे 10 लोकेशन का जो एरे है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अगर इंट हम एज्यूम करें कि 4 बाइट लेता है तो 40 बाइट्स जो है वो आपके इस एरे के लिए 10 लोकेशन के एरे के लिए रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका स्टैटिक एरे कहलाएगा, ठीक है। आप ये देखें लिखा है एरे लेंथ स्पेसिफाइड एट रन टाइम। पहले ये देख लेते हैं कि कंपाइल टाइम का क्या मतलब होता है। कंपाइल टाइम का मतलब ये कि आपने यहाँ पे फिक्स साइज दे दिया 10, तो ये कंपाइल टाइम पे जब आपका प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये जो 10 लोकेशन का एरे है ये आपका फिक्स एक साइज़ है जो कि आपका एरे डिक्लेयर हो जाएगा। ये फिर आगे प्रोग्राम में आप इसको चेंज नहीं कर सकते इस साइज़ को। इसको कंपाइल टाइम एलोकेशन भी कहते हैं और आप इस किस्म के एरे को स्टैटिक एरे कहते हैं। यानी एरे 1 जो यहाँ पे है वो स्टैटिक एरे है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप डायनामिक एरे डिक्लेयर करें यानी रन टाइम पे आप जो उसको साइज़ दें वो उतने ही साइज़ का एरे, यानी फॉर एग्जाम्पल साइज़ का क्या मतलब है, आपने यूजर से पूछा हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, तो फॉर एग्जाम्पल कहा कि 5। नाउ साइज वेरिएबल में 5 वैल्यू चली जाएगी और 5 ही लोकेशन का एरे डिक्लेयर होगा। अब ये एरे कंपाइल टाइम पे नहीं होगा, यानी ये रन टाइम के वक्त आपका एरे जो है वो साइज जो भी साइज होगा उसके हिसाब से आपका एरे डिक्लेयर हो जाएगा। इस किस्म के एरे को कहते हैं कि ये रन टाइम एलोकेशन है, या दूसरे लफ्ज में आप इसको डायनामिक एरे कहते हैं। नॉट डायनामिक एरे की या रन टाइम एरे की एडवांटेज क्या होती है कि यहाँ इसको आप इसका साइज बार बार चेंज कर सकते हैं, जबकि जो कंपाइल टाइम का एरे होता है उसका साइज़ फिक्स होता है, उसको फिर आप दरमियान में रन टाइम के वक्त उसके साइज़ को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अब हम आ जाते हैं कि हम एरे की वैल्यूज़ को डिक्लेयर करते वक्त कैसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमने पार्ट 1 में भी किया था कि हम जो है या तो 1 बाय 1 हम जैसे अगर ये रीडिंग के नाम से एक अगर डबल एरे है तो मैं लिख दूं कि रीडिंग 0 पे 5.1 इंसर्ट कर दो, रीडिंग 1 पे 3.02 कर दो, रीडिंग 2 पे जो है वो 9 पॉइंट, तो मैं 3 मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यहीं पे एक ब्रैकेट लगा के कॉमा से कर दूं तो ये आपका एरे इनिशियलाइज भी हो जाएगा और डिक्लेयर भी हो जाएगा। ये देखें, इनिशियलाइजिंग एन एरे वैल्यू इन इट्स डिक्लेरेशन कैन बी इनिशियलाइज बाय पुटिंग अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। ये हमें कॉमा सेपरेटेड लिस्ट कर दी है। और जो अनइनिशियलाइज्ड होंगे फॉर एग्जांपल वो उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मिल जाती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ एन एरे इज ऑटोमेटिकली डिटरमिन्ड व्हेन द वैल्यूज आर एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज इन द डिक्लेरेशन। यानी आप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं तो यहीं से एरे की लेंथ भी जो है वो कंपाइलर ले लेता है। तो इसकी लेंथ क्या लेगा कंपाइलर? 3 लेगा। जब आप इसकी रीडिंग डॉट लेंथ वेरिएबल यूज़ करके लेंथ लेंगे तो वो 3 इसलिए देगा क्योंकि 3 नंबर आपने जो है उसको इनिशियलाइजेशन के वक्त दिए। तो इनिशियलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है कि 2 काम एक ही स्टेप में हो जाते हैं। आपका एरे डिक्लेयर भी हो जाता है, उसका साइज मिल जाता है और आपको वैल्यूज भी जो है वो इनिशियली आपको मिल जाते हैं। अगर हम एक लूप के ज़रिए एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना चाहें तो आप सिंपली जो है वो 10 लोकेशन का आपने एरे डिक्लेयर कर लिया और फिर आपने फॉर लूप लगा के कि लेंथ तक, जब तक उसकी लेंथ चल रही है, यानी ये 0 से शुरू होके लेस देन 10 तक जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 10 है। तो 0 से 9 यानी कि तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो आपके किस पे इनिशियलाइज हो जाएंगे? 0 पे। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कि ये 0 से लेके लेंथ -1 तक जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि एरेज, क्लासेस एंड मेथड्स। ठीक है, हम जावा में चूंकि काम कर रहे हैं तो जावा में जो है वो हम अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो जावा जो है एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इससे पहले जो C++ है उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कह सकते हैं। यानी उसमें आप नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी काम कर सकते हैं और आप उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी काम कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैं ब्रीफली जो है वो रिवाइज कर देती हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्या कहती है कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करके प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्ट्रक्चर डेटा टाइप है और जो क्लास डेटा टाइप है उससे पहले की जितनी प्रोग्रामिंग थी वो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी जिसमें हम सिंपल वेरिएबल यूज़ करते थे और एरे से काम करते थे। लेकिन जब एरे की ये लिमिटेशन सामने आई कि एरे में हम सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं और रियल लाइफ के प्रॉब्लम थे उनको जब प्रोग्राम करने की कोशिश की गई तो रियल लाइफ का कोई भी एक सिंपल से सिंपल ऑब्जेक्ट भी ऐसा नहीं था, जैसे स्टूडेंट ले लें, एम्प्लॉय ले लें, एक कोई आइटम ले लें, चेयर ले लें, टेबल ले लें, पेन ले लें, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका डेटा जो है वो एक उसकी इंफॉर्मेशन एक डेटा टाइप में हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाँ पेन है तो उसका नाम से सिर्फ जो है उसका नाम स्टोर करने से, यानी करेक्टर एरे डिक्लेयर करके नाम स्टोर करने से मुख्तलिफ पेन के काम नहीं चलता था, बल्कि पेन का नाम, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को कंबाइन करके एक एंटिटी रिप्रेजेंट होती थी। तो जब रियल लाइफ की प्रोग्रामिंग के लिए लोगों ने सी को यूज़ करना शुरू किया तो उनको पता चला कि हमें कोई ऐसी डेटा टाइप चाहिए जिसमें हम मुख्तलिफ डेटा टाइप को इकट्ठा करके एक रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले रिप्रेजेंट तो करें ताकि फिर हम उस डेटा को हम फिर फंक्शन में यूज़ कर सकें। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप है वो डिक्लेयर की गई और सी को जो है वो C++ का जो है वो नाम दे दिया गया कि इसमें अब आप स्ट्रक्चर जो है उसको डिक्लेयर करके आप मुख्तलिफ डेटा टाइप को इकट्ठा करके, जैसे आप स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना दें तो स्ट्रक्चर STRUCT रिजर्व वर्ड हो जाएगा जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और आपने स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे आप एरे बनाते हैं और एरे का नाम रखते हैं तो आपने जो उसकी करली ब्रैकेट्स हैं स्टार्टिंग और क्लोजिंग उसके अंदर आपने मुख्तलिफ डेटा टाइप, यानी स्टूडेंट का नाम हो गया तो वो करेक्टर एरे हो जाएगा, उसका ग्रेड हो जाएगा तो वो आपका लेट्स सपोज वो एक करेक्टर वेरिएबल हो जाएगा, उसका जो परसेंटेज है वो फ्लोट हो जाएगी, उसका जो मार्क्स है वो इंट हो जाएंगे, टोटल मार्क्स। इस तरीके से मुख्तलिफ डेटा टाइप को इकट्ठा किया गया कि एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके। और फिर जब वो स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट का तो फिर मुख्तलिफ उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना दिए S1 S2 S3 S4 ताकि हर स्टूडेंट का डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सके।
तो स्ट्रक्चर से जो है आप जितने भी स्टूडेंट स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट के लिए, S1 पहले स्टूडेंट का डेटा, S2 दूसरे स्टूडेंट का डेटा, तो आप इन सारे वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका एक क्या कहना चाहिए, एक आपका मॉडल है, एक आपका एक एक आप कह सकते हैं कि एक जैसे आप फोटो स्टेट निकालते चले जाते हैं तो एक आपकी पिक्चर है जिससे आप मुख्तलिफ वेरिएबल जो है वो उसको फॉलो करके आप बना रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन जाएगी स्टूडेंट, और जो आप उसके S1 S2 S3 4 है वो उसके वेरिएबल्स कहलाएंगे, और आप उन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट्स कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर के जो हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और फिर आप उन वेरिएबल्स को मुख्तलिफ फंक्शन में यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है अगर आपने उसके टोटल मास के परसेंटेज निकालनी है तो आप उसके टोटल मास को ऐड करेंगे, फिर आप उसको कोई फार्मूला यूज़ करके तो आप वो उसके जो वेरिएबल्स हैं, टोटल मास का जो वेरिएबल है या उसका जो है हर सब्जेक्ट के जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं, इंग्लिश उर्दू वगैरह, वो सारे वेरिएबल्स आप उसको जो है वो यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें पता है कि जब हम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे होते हैं तो हम वेरिएबल्स के ऊपर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे उस स्ट्रक्चर स्टूडेंट में उसके डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखेंगे, साथ ही आप मुख्तलिफ फंक्शन भी लिखेंगे, जैसे मार्क्स कैलकुलेशन, जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन, जैसे जो है वो GPA कैलकुलेशन, तो उसमें फिर आप उन तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप मेंबर्स एंड द फंक्शन, जिसके अंदर तो वो फंक्शन की आप सिर्फ प्रोटोटाइप लिख देते हैं और फंक्शन को आप एक अलग फाइल में जो है वो करते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू हो गई थी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करके उसका जो है पहले उसको डिफाइन करते हैं कि उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फिर आप मुख्तलिफ वेरिएबल उसके डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जब स्ट्रक्चर क्लास C++ में इंट्रोड्यूस हो गया था तो उसकी, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सेस पब्लिक थी, तो जो अननेसेसरी उसकी एक्सेस मिल गई थी यूज़र को, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोग्रामर ने अगर किसी स्कूल के लिए स्टूडेंट का एक सिस्टम बना दिया है तो उसने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया है और साथ ही जो है फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है वो भी लिखी है, और दोनों फाइल जो है वो उसने उस यूज़र को दे दी कि अब आप मेन लिख के जो है वो इसको आप यूज़ करना। क्योंकि मेन क्या होता है, बेसिकली मेन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो मेन तो कोई भी लिख सकता है, उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप ये करते हैं कि उस स्टूडेंट का जो है वो आप वेरिएबल डिक्लेयर करके S1 S2 जैसे मैंने बताया और डॉट लगा के उसके फंक्शन को आप यूज़ करते हैं तो वो काम करते हैं। यानी S1 डॉट मास कैलकुलेशन करेंगे तो पहले स्टूडेंट के मास कैलकुलेट हो जाएंगे, कोडिंग जो उसके अंदर लिखी होगी फंक्शन उसके हिसाब से। तो इस तरीके से आप उस प्रोग्रामर ने जो है वो उसको दे दिया कि ये आपकी दो फाइल्स हैं, एक में जो है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट डिफाइन है और एक में सारी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है। आप मेन लिखें, वेरिएबल डिक्लेयर करें जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, या आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना लें, लेट्स सपोज 100 का, तो आप 100 स्टूडेंट का डेटा जो है एक फॉर लूप में आप लगा के वो फंक्शन आप कॉल करा लें तो आपका जो है हर स्टूडेंट का आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन उससे क्या हुआ कि चूँकि स्ट्रक्चर की जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस पब्लिक थी, तो वो जो सारे उसके डेटा मेंबर थे उसके नाम और उसकी जो आपने कोई अगर जो GPA की आपने कोई लिमिट रखी है या वट तो वो सारी वैल्यूज़ जो थी वो पब्लिक हो गई थी, तो वो जो यूज़ करने वाला था वो उन वैल्यूज़ को चेंज कर सकता था। तो इससे जो प्रोग्रामिंग जो हो रही थी उसमें ज़रा सही आउटपुट नहीं आता था। तो जब ये बताया गया, मतलब जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे जब उनकी नोटिस में ये बात आई तो फिर ये चीज़ उठी थी कि स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी डिफाइन हो गया C++ में, तो कौन सी एक स्ट्रक्चर की तरह की डेटा टाइप होनी चाहिए जिसकी डिफ़ॉल्ट एक्सेस, अगर एक्सेस देना भूल जाए प्रोग्रामर तो उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सेस प्राइवेट हो, ताकि जब हम उसको दें किसी को तो वो उसके उस तमाम डेटा को एक्सेस ना कर सके। फिर वो वापस प्रोग्रामर के पास ही आए कि हमें ये आप पब्लिक कर दें तो ताकि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो प्राइवेट को पब्लिक करना जो है वो सही है, लेकिन अगर पब्लिक हो जाए तो उसको फिर ज़्यादा कोई आपके पास वापस तो नहीं आएगा कि ये हमें चीज़ें जो है वो आप प्राइवेट कर दें। तो क्लास जो है वो स्ट्रक्चर के बाद C++ में इंट्रोड्यूस हुई थी और उसका मकसद सिर्फ बेसिकली ये था, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू स्ट्रक्चर, सब कुछ वही है, सिर्फ ये था कि स्ट्रक्चर की बजाय क्लास का जो है वर्ड आ गया था, क्योंकि क्लास लिखने से जो तमाम उसके वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शन होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट एक्सेस प्राइवेट हो जाती है और फिर जिसको प्रोग्रामर चाहे वो सिर्फ उसी को पब्लिक कर सकता है।
तो कटिंग इन शॉर्ट, जो आपकी जावा में जब चूँकि सी प्लस प्लस के बाद आई थी, तो जावा में सिर्फ क्लास आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि आपकी जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि आप हर चीज़ जो है, आपने सिंपल एक वेलकम भी अगर लिखना है तो वो आप एक क्लास के अंदर लिखेंगे, यानी आप क्लास के बगैर जो है वो जावा में काम नहीं कर सकते। तो यानी आपने मेन भी अगर लिखना है तो वो एक क्लास के अंदर होगा, जो सिंपल मेन फंक्शन होता है। तो इसलिए जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं, सी और सी प्लस प्लस में हम फंक्शन कहते हैं और जावा में हम फंक्शन को जो है वो मेथड्स कहते हैं। ठीक है, तो चूँकि हम जावा में काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं क्लासेस एंड मेथड्स। तो एरेज जो है वो भी मैंने आपको बताया कि एरे भी जावा में एक बिल्ट इन क्लास है, और हम जितने एरेज बनाते हैं बेसिकली हम एरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब हम ये देखते हैं कि एन एरे ऑफ अ क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एंड द क्लास मेथड अप्लाई टू द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, यहाँ पे गेट फिगर के नाम से एक मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। ये एक हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमने सेल्स एसोसिएट के नाम से एक क्लास जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है। अब पहले हम ये वाले जो है एरोज वो देख लेते हैं। सेल्स एसोसिएट के नाम से एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, और ये उस क्लास का एक मेथड है गेट फिगर। सो इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे एरे बना रहे हैं रिकॉर्ड, वो एरे जो है इस क्लास का एरे है सेल्स एसोसिएट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एरे ऑफ सेल एसोसिएट्स। क्योंकि क्लास का नाम सेल्स एसोसिएट है, तो हम जो क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स का जो एरे बना रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये एरे जो है सेल्स एसोसिएट्स का है। इसका मतलब ये है कि ईच एलिमेंट जो है वो सेल्स एसोसिएट क्लास का वेरिएबल होगा। ठीक है, यानी सिंपली आपने सेल्स एसोसिएट के नाम से एक क्लास बनाई है, कहीं ऑलरेडी डिफाइन है, और अब आप उस क्लास का जो है इसका मतलब है डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे आप इंट लिखते हैं कि इंट एरे बना दो, तो इंट फ्लोट कैरेक्टर जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं। तो उसी तरीके से जब हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स का एरे बनाते हैं, किसी स्ट्रक्चर या क्लास का एरे बनाते हैं, तो जाहिर है जो हमने स्ट्रक्चर या क्लास का नाम रखा होता है, जैसे मैंने कहा ना स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो अगर मैंने स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का एक एरे बनाना होगा तो मेरी जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्टूडेंट है। तो सिमिलरली हमने सेल्स एसोसिएट के नाम से क्लास बनाई है, और यही जो क्लास का नाम है ये इसकी डेटा टाइप है, यानी ये हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का एरे बना रहे हैं। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड एक एरे है सेल्स एसोसिएट क्लास के ऑब्जेक्ट्स का, या उस क्लास के जो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए डेटा टाइप जो है यहाँ पे सेल्स एसोसिएट लिखी हुई है। तो आपने रिकॉर्ड एरे जो है, चूँकि डेटा टाइप सेल्स एसोसिएट है, जैसा आप लिखते हैं इंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू न्यू इंट, उस तरीके से आप लिखेंगे सेल्स एसोसिएट रिकॉर्ड इज इक्वल टू न्यू सेल्स एसोसिएट। अब यहाँ पे सेल्स एसोसिएट डेटा टाइप ही है, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि आपने इस नाम से क्लास बनाई है। ठीक है, तो आपने यूज़र से लिया कि कितने नंबर ऑफ आपको सेल्स जो है वो आपको करने हैं, तो जो भी आप नंबर वहाँ से यूज़र एंटर करेगा, ये रीड लाइन इंट जो है ये एक बिल्ट इन मेथड है जावा का, जिससे कि आप कीबोर्ड से डेटा ले लेते हैं और आपने उतने ही नंबर का आप एरे बनाते हैं। अब ये एरे क्या है, मैंने पहले आपको बताया कि जब आप रन टाइम के ऊपर जो वैल्यू है उस पे एरे बनाते हैं तो ये डायनामिक एरे है। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। तो आपने ये एरे बना दिया है रिकॉर्ड के नाम से। लेट्स सपोज के नंबर एंटर हुआ था 5, तो इसका मतलब है 5 लोकेशन का ये रिकॉर्ड एरे बना है, जिसमें इसका हर इसकी लोकेशन पे यानी 0 1 2 3 4 तमाम लोकेशन पे इसकी जो वैल्यू रखी है वो सेल्स एसोसिएट क्लास का जो है वो वेरिएबल कहलाएगा। और उसमें हो सकता है कि सेल्स एसोसिएट क्लास के जो मेंबर्स हों वो 2 इंट हो, 1 फ्लोट हो, 3 कैरेक्टर हो। तो इसका मतलब है रिकॉर्ड 0 पे जो वेरिएबल है उसके जो है वो 5 उसकी जो है, यानी 2 इंट हैं, 2 डबल हैं, और इस तरह से एक जो है वो कैरेक्टर है। तो इन शॉर्ट रिकॉर्ड एक ऐसा एरे है जिसकी डेटा टाइप सेल्स एसोसिएट है, क्योंकि इस नाम से क्लास बनी हुई है, और इस एरे की हर लोकेशन पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है वो सेल्स एसोसिएट क्लास का वेरिएबल कहलाएगा या उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और उसके जो डेटा मेंबर्स होंगे वो वही होंगे जो आपने सेल्स एसोसिएट क्लास में डिक्लेयर किए हैं। जैसे मैंने बताया 2 इंट हो गए, 2 फ्लोट हो गए, या एक आपका जो है वो कैरेक्टर हो गया। तो अब आप ये क्या करते हैं, फॉर लूप लगा के आप कहते हैं कि हर जो एरे है एरे की जो है वो लोकेशन है उस पर, जैसे मैंने बताया कि हर जो वेरिएबल पड़ा है वो सेल्स एसोसिएट क्लास का वेरिएबल है। तो आप क्या करते हैं, सेल्स एसोसिएट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके
ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके आप मेमोरी क्रिएट करते हैं और फिर आप यूज़र से कहते हैं कि उसका डेटा एंटर कर दो जो, ठीक है। तो वो डेटा एंटर जो करेगा वो आप डेटा जो है वो रीड इनपुट मेथड से, तो रीड इनपुट मेथड को आप यूँ एज्यूम करें कि अगर उसके रीड इनपुट मेथड के अंदर क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल कि एंटर द, जैसे मैंने कहा ना 2 इंट है, 2 फ्लोट है, 1 करेक्टर है, तो चारों पांचों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल रीड इनपुट मेथड में यूज़र से जो है वो इनपुट हो रही हैं और वो सारी वैल्यूज जो है वो एक वेरिएबल की हैं, ठीक है। यानी कि एक जो सेल्स एसोसिएट क्लास का ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है उस वो 5 वैल्यूज से मिलके बना है। तो इसका मतलब है जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं तो दैट मीन कि 2 इन 2 फ्लोट और 1 डबल को जितने बाइट्स चाहिए उतने बाइट्स जो हैं वो 0 लोकेशन पे एरे की जो पहली लोकेशन है उतने बाइट्स रिजर्व हो जाते हैं। और जब रीड इनपुट के मेथड में वो पांचों जो वेरिएबल्स है जब उनकी वैल्यू यूज़र दे देता है तो जैसे आपके जो एक इंट है वो अपने बाइट्स में चला जाएगा, जो दूसरा इंट है वो अपने बाइट्स में चला जाएगा, जो 2 फ्लोट्स हैं वो अपने अपने बाइट्स में चले जाएंगे और करेक्टर जो है वो अपने बाइट्स में जाके स्टोर होगा। हम इसको यूँ एज्यूम करते हैं कि लेट सपोज अगर 2 इंट है तो 4 बाइट्स हम लें तो 8 बाइट्स आपके इंट के हो गए, और अगर फ्लोट के लिए 8 है तो 8 और 8 16 जो है वो आपके फ्लोट के लिए हो गए। तो आपके 16 + 8 कितने हो गए 24, और अगर आपका एक करेक्टर है तो 1 बाइट उसका, तो 25 बाइट्स जो हैं वो हर एरे की लोकेशन पर रिजर्व होंगे ताकि उसके अंदर 2 इंट 2 फ्लोट और 1 करेक्टर जो है वो एक लोकेशन पे जो है वो स्टोर हो सके, क्योंकि एक सेल एसोसिएट क्लास का जो एक वेरिएबल है या एक ऑब्जेक्ट है उसके 5 डेटा मेंबर्स हैं। ठीक हो गई ये बात। तो रीड इनपुट भी कोई ऑलरेडी डिफाइंड मेथड हम एज्यूम कर लेते हैं कि वही है। तो इसका मतलब है ये जो फॉर लूप है इसमें रिकॉर्ड एरे जो है 5 लोकेशन का, उसमें हर लोकेशन पे आप सेल एसोसिएट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्लास है वो हमारी कौन सी होगी, सेल्स एसोसिएट। एरे हमारा कौन सा है, रिकॉर्ड। और मेथड हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, गेट फिगर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, गेट फिगर्स का मेथड लिखा हुआ है और इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, रीड इनपुट का मेथड जो है वो ऑलरेडी कहीं सेल्स एसोसिएट क्लास में डिफाइन है, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास सेल्स एसोसिएट के हम गेट फिगर मेथड को देख रहे हैं और इसके अंदर जो हमने एक और मेथड यूज़ किया वो रीड इनपुट है, जो कि हम एज्यूम करते हैं कि कहीं और डिफाइन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एरेज और एरे एलिमेंट्स जो हैं वो हम किसी मेथड को, मैंने पहले बताया कि हम जावा में फंक्शन को मेथड का नाम देते हैं। तो जिस तरह हम सी और C++ में फंक्शन को एरे पास कर सकते हैं, फुल एरे भी पास कर सकते हैं और एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट भी पास कर सकते हैं, उसी तरीके से हम जावा में भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एरेज एंड एरे एलिमेंट्स कैन बी यूज विद क्लासेज एंड मेथड जस्ट लाइक अदर ऑब्जेक्ट्स। मैंने पहले बताया कि एरे जो है वो जावा में उस तरह से नहीं है जिस तरह के आपका सी और C++ में एक बिल्ट इन डेटा टाइप के तौर पे, बल्कि जावा में हम जो भी एरे बनाते हैं वो एरे क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एरे को एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब इसीलिए लिखा हुआ है कि एरे जो है या एरे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज विद क्लासेज एंड मेथड जस्ट लाइक अदर ऑब्जेक्ट, और ये किसी और मेथड को हम पास कर सकते हैं और ये हमें रिटर्न भी हम एरे को करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने ये मेन फंक्शन जो है वो जावा में लिखा हुआ है और ये जो है हमने कीबोर्ड से जो है वो हमने स्कोर exam1 का एंटर किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंड से हमने ले लिया है। फर्स्ट स्कोर जो वेरिएबल है उसमें हमने फर्स्ट एग्ज़ाम का स्कोर जो है वो इनपुट कर लिया है। ठीक है, और फिर हमने नेक्स्ट स्कोर के नाम से एक एरे बनाया है, इंट एरे 3 लोकेशन का, और हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के ये नेक्स्ट स्कोर जो एरे है उसकी लेंथ तक जाना है, यानी लेंथ उसकी क्या है 3। तो हम फुल एरे में 0 से शुरू करते हैं, एंड ऑफ एरे तक जाते हैं और हम हर लोकेशन पे हम जो है 80 + 10 × i, तो i जो है वो आपका 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, तो आपका ये हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। तो हम हर एरे की लोकेशन पे जो है एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं और दोबारा हम उस एरे दोबारा इसी एरे कि हम हर लोकेशन पे जाते हैं और हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो पॉसिबल एवरेज एक लोकल वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डबल के नाम से डिक्लेयर किया है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट स्कोर जो हमने यहाँ यूज़र से लिया था और जो नेक्स्ट स्कोर आई, यानी हमने ये जो इनिशियलाइजेशन पहले नेक्स्ट 0 पे क्या आएगा 80 आ जाएगा, क्योंकि 10 × 0 जो है वो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 0 पे 80 होगा, नेक्स्ट 1 पे क्या होगा 80 + 10 90 होगा, नेक्स्ट 2 पे क्या होगा 80 + 10 × 2 इज़ 20, तो 100 हो जाएगा। और इस तरीके से नेक्स्ट 3 पे आपका जो है वो
अगेन एक वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने एक एवरेज का फंक्शन जो है वो नीचे डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कि आप पूरा जो एरे है उसकी एक वैल्यू को आप पास कर सकते हैं। ये देखें, इंडेक्स वेरिएबल एज मेथड आर्गुमेंट, ये इंडेक्स वेरिएबल है नेक्स्ट कोर आई, यानी एक एक वेरिएबल एक एक वैल्यू आप एरे की पास कर रहे हैं। हम पूरा एरे पास नहीं कर रहे। पूरा एरे अगर पास करना हो तो कैसे करेंगे, हम फिर ये आई नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कोर। तो पहले ये हम बता रहे हैं कि हम एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो मेथड को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कोर आई जो है, नेक्स्ट कोर 0 पहले पास होगा, फिर नेक्स्ट कोर 1 पास होगा, फिर नेक्स्ट कोर 2 पास होगा, फिर नेक्स्ट कोर 3 पास होगा, क्योंकि ये आपका लूप चल रहा है 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक। तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट जो एरे के हैं उसको एज अ मेथड आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस नेक्स्ट कोर आई इज कॉल्ड द इंडेक्स वेरिएबल। तो यू कैन पास द इंडेक्स वेरिएबल एंड मेथड आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट कोर तो वैसे ही एक वेरिएबल था, और ये आपका एरे का एलिमेंट पास हो गया। दोनों को आप पास करते हैं, यहाँ से आप एवरेज निकालते हैं। तो बेसिकली इस पूरे कोड का मकसद ये है कि ये बताया जा सके कि आप एक एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को, एक मेथड को आप उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स वेरिएबल एज मेथड आर्गुमेंट। और व्हेन कैन अ मेथड चेंज एन इंडेक्स वेरिएबल आर्गुमेंट, हम जब हमने एक इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो एरे की पास की है, तो हम कितने तरीक़ों से उसको पास करते हैं। ये भी वही कॉन्सेप्ट आया जो सी और C++ में है कि आप कॉल बाय वैल्यू भी कर सकते हैं, और आप कॉल बाय क्या कर सकते हैं, रेफरेंस भी कर सकते हैं। हमने पहले भी C और C++ में रिवाइज़ कर देती हूँ, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि जब हम बाय वैल्यू पास करते हैं तो सिर्फ जो है आपकी वो उसी जो आपकी वैल्यू आप पास कर रहे हो तो उसकी एक कॉपी जो है वहाँ पे बनती है उस फंक्शन में, और आप जो चेंजेस फंक्शन के अंदर करते हैं जब आप वापस आते हैं फंक्शन से, तो वो आपकी चेंज वैल्यू नहीं होती, पुरानी वाली वैल्यू होती है। ठीक है, बिकॉज मेथड कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ दैट एरे वेरिएबल। लेकिन अगर आप बाय रेफरेंस पास करें तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो मेथड है कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि मेथड हैज एक्सेस टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं कि एरे का, क्योंकि एरे इटसेल्फ एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो हर एक एलिमेंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। बेसिकली वो बेशक वो सिंपली इंट एरे भी हो, लेकिन चूंकि एरे एक ऑब्जेक्ट है जावा में, नॉट अ सिंपल डेटा टाइप, तो इसलिए उसकी हर जो वैल्यू है वो भी हम ऑब्जेक्ट के तौर पे उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हम एरे एलिमेंट्स को पास करते हैं बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने ग्रेड एक इंट एरे डिक्लेयर किया है 10 लोकेशन का, और हमने ओबीजे कोई ऑब्जेक्ट है, और हमने कोई मेथड है, यानी ओबीजे कोई वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, और मेथड उसका कोई मेथड है। डायरेक्ट यहाँ पे ओबीजे और मेथड यूज है, आपने ये अज्यूम करना है कि ये किसी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और उसी क्लास का ये कोई मेथड है जिसको आपने एक इस एरे का, ग्रेड एरे का एक वैल्यू जो है वो आपने पास की है। तो चूंकि आपने वैल्यू पास की है, तो जो भी आप इस मेथड के अंदर ये जो ग्रेड आई है, इसका नाम यहाँ पे आपने ग्रेड सिर्फ रखा है, क्योंकि ये एक इंट वैल्यू आपने यहाँ पे पास की है। तो जो भी मेथड इसके अंदर चेंजेस करेगा, वो जब वापस जाएगा इस मेथड से, तो वो चेंजेस उसकी जो है वो यहाँ पे नहीं होंगी, वो सिर्फ लोकली इस मेथड के अंदर ही होंगे, बिकॉज दिस इज पास बाय वैल्यू। ठीक है, और ये कॉपी है। अगर आप इसको बाय रेफरेंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये रोस्टर के नाम से एक एरे बनाया है, और पर्सन एक क्लास है, लेट्स सपोज, देखें ये आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप है इंट, ये आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, पर्सन के नाम से आपने कोई क्लास बनाई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरे बन रहा है ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का एरे बन रहा है, यानी क्लास का जो क्लास है पर्सन, उसका एरे बन रहा है। इसका मतलब है इस एरे में जितनी वैल्यूज हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगी। समझ आ गई है ये बात। और इस एरे में जितनी वैल्यूज हैं वो सिंपली इंट वैल्यूज हैं। तो जो ये बाय वैल्यू पास होगा, लेकिन जब आप एक क्लास का एरे बना लेते हैं और आप उसकी किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को आप पास करते हैं एरे को, तो इसका मतलब है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, पर्सन। ठीक है ना, इसकी तो पर्सन जो है वो एक क्लास है। तो जब उसकी जो भी आपका इसका वेरिएबल है, जैसे मैंने पहले बताया कि उस क्लास के उस एरे में हर लोकेशन में जो वैल्यू पड़ी है वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो ये पर्सन क्लास का
एक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, रोस्टर 0 पे एक ऑब्जेक्ट है, रोस्टर 1 पे, रोस्टर 2 पे, तो इसलिए आप इसकी जो डेटा टाइप है वो, जैसे आपने इसकी डेटा टाइप इंट लिखी है, बिल्ट इन है ये डेटा टाइप, तो पी की जो डेटा टाइप है वो पर्सन है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये क्लास खुद बनाई है आपने, तो इसलिए जो पी है ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं कहलाएगा बल्कि ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो जावा में बाय डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस पास होते हैं। ये याद रखिएगा कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, वो जावा में बाय डिफ़ॉल्ट बाय वैल्यू पास होती हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्या पास होते हैं, बाय रेफरेंस पास होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस पास होते हैं तो जो भी आप इस ऑब्जेक्ट पी में यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जब ये वापस जाएगा तो चेंज वैल्यूज़ लेके जाएगा, क्योंकि बाय रेफरेंस से वैल्यूज़ जो चेंज होती हैं मेथड में, वो फिर चेंजेस वहाँ पे इंडक्ट हो जाती हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय वैल्यू पास होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेथड जो भी इसकी चेंजेस करेगा, यानी ग्रेड की जो भी वैल्यू रखेगा, वापस जाके वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी। तो primitive data types are passed by value by default in Java, and user defined data types are passed by reference in Java। और by reference का क्या मतलब है कि जो चेंजेस यहाँ पे होंगी वही चेंजेस वापस जाके यहाँ पे मेन में या जहाँ से भी ये कॉल हुआ है वो इफेक्ट होंगी, ठीक है। सो एरे नेम्ड एज मेथड आर्गुमेंट्स, जब हम बाय रेफरेंस एरे को पास करते हैं, हमें पहले भी पता है सी और सी प्लस प्लस में कि हम सिर्फ एरे का नाम देते हैं, क्योंकि एरे कंजक्टिव लोकेशन का स्ट्रक्चर है, और उसका सिर्फ नाम देने से का मतलब होता है कि उसका पहला जो एलिमेंट है, जैसे 0 लोकेशन हम कहते हैं, उसका एड्रेस पास होता है। और चूँकि वो कंजक्टिव लोकेशन का स्ट्रक्चर है तो वो डेटा टाइप के ऊपर बेस करके अगले लोकेशन का एड्रेस निकाल लेता है। अगर बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं तो इन फ्लोट वगैरह होगा। अगर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, क्लास है, जैसे मैंने बताया कि 25 बाइट्स अगर एक उसको चाहिए क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो 25 के हिसाब से आगे जो है वो एड्रेसेस कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द एरे पास can be different for each cell. When you define the method, you do not need to know the length of the array that will be passed. Use the length attribute inside the method to avoid index out of bounds exception। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है वो array कितनी साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्या देख लेते हैं, एन एरे एज एन आर्गुमेंट इन अ मेथड कॉल, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर एरे जो है वो यहाँ पे पास किया है, कहाँ से, यहाँ से। शो एरे ये नाम है मेथड का, और माई क्लास आपकी कोई क्लास है, आपने यहाँ ग्रेड्स के नाम से एक कैरेक्टर एरे बनाया था, और आपने इस एरे को किस तरह पास किया, सिर्फ एरे का नाम लिख के, ठीक है। तो एरे जो है वो यहाँ पे बाय रेफरेंस, क्योंकि एरे का सिर्फ नाम देने से जो है वो यहाँ पे ये पास हो जाएगा। और एरे चूँकि एक ऑब्जेक्ट है एरे क्लास का जावा के अंदर, तो इसका मतलब है हमें पहले हम इस चीज़ को लाइक डबल चेक कर लेते हैं कि हमने अभी ये पढ़ा कि जो एरे बाय रेफरेंस पास होते हैं वो उसकी जो भी चेंजेस होती हैं वापस आके वो चेंजेस जो इफेक्ट होते हैं। दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, जैसे मैं जाऊं अगर पिछली इसमें, तो जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं एरे की, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं तो वो बाय वैल्यू पास होती हैं, और जो आपके यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के का एरे होता है उसकी अगर आप एक इंडिविजुअल वैल्यू भेजेंगे तो वो बाय रेफरेंस पास होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एरे की बात करें तो एरे भी चूंकि जो है वो एरे क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि जावा में बिल्ट इन है एरे क्लास, तो हर एरे जो हम बना रहे होते हैं, ये ग्रेड्स एरे जो है ये एक ऑब्जेक्ट है एरे क्लास का। और एरे को जब हम फुल एरे को हम पास करते हैं तो इसका मतलब है हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो जावा में बाय रेफरेंस पास होता है। इसका क्या मतलब है कि आप इस एरे के अंदर यहाँ पर तो हम सिंपली इस एरे को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस फंक्शन में इस एरे के अंदर कोई चेंजेस करें तो वो चेंजेस आपकी जो है वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि एरे जो है वो ऑब्जेक्ट है जावा में और ये बाय रेफरेंस पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि आप यूज द लेंथ एट्रीब्यूट टू कंट्रोल द लूप अलाउज डिफरेंट साइज एरेज एंड अवॉइड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर आप लेंथ वेरिएबल यूज़ कर लेंगे तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपका एरे कितने लेंथ का था, आप लेंथ वेरिएबल से वो ऑटोमेटिकली उतनी ही लेंथ तक जाएगा, ताकि आपका ये जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है ये आपका रन टाइम एरर जनरेट ना हो, और आपका जितनी लेंथ का एरे है उतने तक ही आपका एरे जो है वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब हम जो मेन मेथड यूज़ करते हैं जावा में थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। हम जावा में मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है।
इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली बात है कि वॉइड मेन तो आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप सी और सी प्लस प्लस में आप ये यूज़ कर सकें कि मेन जो है फंक्शन वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, वहीं से हम जो है हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उसकी, ठीक है। वॉइड जो है हम क्योंकि मेन पहला मेथड होता है और वॉइड की रिटर्न हम इंट भी समटाइम रिटर्न टाइप लिखते हैं, लेकिन हम जावा में सिर्फ वॉइड ही लिखते हैं, ठीक है। तो वॉइड इसकी रिटर्न टाइप होगी, मेन फंक्शन का नाम हो गया। और ये पब्लिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये फर्स्ट मेथड है जो कि आपका जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले आपका मेन चलता है। और ये गौर से आपने सुनना है और याद रखना है कि जावा की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका हर मेथड जो है वो किसी ना किसी क्लास में होगा। तो चूंकि मेन भी एक मेथड है और उसका भी किसी क्लास में होना ज़रूरी है। और किसी भी मेथड के रन होने के लिए ज़रूरी है कि पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और फिर वो मेथड रन हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मेन को अगर रन करना चाहूँ तो मैं लेट्स सपोज मैंने इसकी क्लास जो है वो ABC के नाम से बनाई है, तो मैं लिखूँगी ABC.main। यानी पहले क्लास बनेगी और उसके साथ फिर हम डॉट लगा के मेन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेन एग्जीक्यूट पहले होगा तो कोई काम होगा ना, तो चूंकि मेन जो है वो बगैर क्लास के कॉल होना होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहीं से फिर आगे और काम होते हैं। तो इसलिए मेन को स्टैटिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टैटिक जब आप किसी मेथड के साथ लिख देते हैं तो वो ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर देता है कि पहले जो है वो क्लास बनेगी और फिर उसका मेथड कॉल होगा। और पब्लिक क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मेन जो है ये आउटसाइड द इन्वायरमेंट, यानी आपका मेन जो है जब आप जहाँ पे आप प्रोग्राम कंपाइल करके रन करते हैं तो वो जावा की इन्वायरमेंट से बाहर की जगह होती है, तो इसलिए इसको पब्लिक रखते हैं ताकि ये एक्सेस हो सके। तो पब्लिक इसलिए रखते हैं। स्टैटिक मैंने आपको बता दिया, वॉइड मेन भी बता दिया। अब स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये स्ट्रिंग एरे क्यों पास करते हैं जब आप मेन को, जब शुरू में जावा के प्रोग्राम को रन करते थे तो कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते थे, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से जब रन करते थे तो साथ ही वैल्यूज दे देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 नंबर देने हैं, तो मैं रन करके जैसे जावा को कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे रन करते थे, जावा लिखते थे और आगे प्रोग्राम क्लास का नाम जैसे ABC मैंने कहा, तो जावा ABC यानी इसको रन करो और आगे स्पेस देके मैं 3, 4, 5, तो वो जो 3, 4, 5 थे वो एक स्ट्रिंग एरे में चले जाते हैं। यानी स्ट्रिंग 0 पे 3 हो जाएगा, स्ट्रिंग 1 पे जो है वो 4 हो जाएगा और स्ट्रिंग 2 पे जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब शुरू में कमांड प्रॉम्प्ट से जावा को रन किया जाता था तो वहीं पे when you run a program from the command line, all words after the class name will be passed to the main method in the argument array। जैसे देखें ये जावा रन करने के लिए और टेस्ट प्रोग्राम, सपोज करें मेन की जो क्लास है उसका नाम टेस्ट प्रोग्राम है, या जैसे मैंने कहा ABC है, तो जावा रन की कमांड हो गई, टेस्ट प्रोग्राम क्लास का नाम हो गया जिसमें ये मेन मेथड लाई करता है। और जोसेफिन स्टूडेंट मैंने ये वो जो है डेटा दे दिए, तो जोसेफिन जो है वो स्ट्रिंग 0 में चला जाएगा और स्टूडेंट जो है वो स्ट्रिंग 1 में चला जाएगा। ये जैसे मैंने आपको कहा 3, 4, 5, तो 3 भी एक स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग जाएगा, स्ट्रिंग 0 पे 3 होगा, स्ट्रिंग 1 पे 4 होगा, स्ट्रिंग 2 पे 5 हो जाएगा। अब स्ट्रिंग क्यों होता है, इंट क्यों नहीं होता, फ्लोट क्यों नहीं होता? क्योंकि जावा की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें हर इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में होता है। आप स्ट्रिंग के अलावा किसी दूसरी डेटा टाइप में आप डेटा इनपुट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको इंट भी लेना होता है तो आप स्ट्रिंग लेते हैं और फिर बिल्ट इन मेथड्स हैं जावा के जो कि आपके स्ट्रिंग डेटा को इंट में या फ्लोट में या करेक्टर में आपकी रिक्वायर्ड डेटा टाइप में फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनपुट जावा में जो है वो स्ट्रिंग में ही है। तो जब आप यहाँ पे वैसे स्ट्रिंग ही दे रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अगर इंट भी देंगे तो वैसा स्ट्रिंग ही जाएगा। अब ये क्या होगा कि स्ट्रिंग 0 पे जोसेफिन चला जाएगा और स्टूडेंट जो है वो स्ट्रिंग 1 पे चला जाएगा। इस तरीके से एक एक स्पेस दे के आप कमांड प्रॉम्प्ट से ही डेटा जो है ना वो दे देते थे। तो इसलिए जब कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते वक्त डेटा देते हैं तो फिर वो एक एरे होना चाहिए था जिसमें कि वो जाता। तो एरे का नाम आर्गुमेंट्स रखा हुआ है, इसका आप एरे का नाम बदल सकते हैं, ABCD वट जो भी आप रख सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप आपकी क्या रहेगी, स्ट्रिंग। और ये 2 ब्रैकेट्स भी रहेंगे क्योंकि आपने एरे, और एरे इसलिए है कि आपको क्या पता कि आपने कितने वेरिएबल देने हैं, तो एक जितने भी आप देना चाहे वो 0, 1, 2, 3, 4 करके वो डेटा सारा उसमें इंसर्ट कर लेता है। जैसे आपने ये देखा आर्गुमेंट 0 पे क्या है, जोसेफिन, और आर्गुमेंट 1 पे क्या है, स्टूडेंट। तो जब आप इसको आउटपुट करते हैं system.out.println हेलो लिख के, आर्गुमेंट 0 पे क्या प्रिंट होगा, जोसेफिन,
और आर्गुमेंट 1 पे क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 3 4 5 लिखा होता तो मैं अगर करती आर्गुमेंट 0 प्लस आर्गुमेंट 2 प्लस आर्गुमेंट 1 प्लस आर्गुमेंट 2, तो मैं इन तीनों को प्लस करके उसका जो सम होता मुझे यहाँ पे जो है वो प्रिंट करके मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करके मिल जाता। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो मेन मेथड है जावा का, ये उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि पब्लिक इसलिए है क्योंकि ये आपकी जावा मतलब बाहर की इन्वायरमेंट से ये एग्जीक्यूट होता है, यानी फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। स्टैटिक इसलिए है कि ये बगैर इस रिक्वायरमेंट के, जो जावा की रिक्वायरमेंट के क्लास बनेगी तो उसके बाद उसका कोई मेथड कॉल होगा। जैसे मेन को कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि लिखा जाए टेस्ट प्रोग्राम डॉट मेन, कि क्लास के साथ उसके मेथड का नाम डॉट लगा के। लेकिन चूंकि ये पहले रन होगा तो और चीज़ें होंगी, तो चूंकि ये विदाउट क्लास रन होता है तो इसलिए इसको स्टैटिक लिखा गया है। तो फिर उसकी वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। और स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया कि शुरू में कमांड प्रॉम्प्ट से जावा के प्रोग्राम को इस तरह रन करते थे। उसके बाद तो फिर आपको पता है अभी आप भी जो काम करेंगे वो नेट बीम के अंदर काम करेंगे, आप एक ग्राफिकल इंटरफेस में काम करेंगे। लेकिन शुरू में जब कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम रन होते थे तो जावा लिख के आगे क्लास का नाम लिख के, जिसमें ये मेथड है मेन, यहाँ पे क्लास नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट मेन मेथड लिखा हुआ है, तो क्लास का नाम और फिर आगे आप वो आर्गुमेंट दे देते थे, वो वेरिएबल दे देते थे जो कि आप सी और सी प्लस में जैसे यूज़र से लेते हैं कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड, या आप कहेंगे एंटर द फर्स्ट नेम तो एंटर करेंगे जोसेफिन, एंटर द सेकंड नेम तो करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे चूंकि इस तरह नहीं होता था तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है वो डेटा दे दिया जाता था। और सेपरेट किससे करते थे, स्पेस से भी कर सकते थे, कॉमा से भी कर सकते थे, टैब से भी कर सकते थे। तो ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रिंग एरे है उसके एरे का नाम जो है आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट 0 पे पहला, आर्गुमेंट 1 पे दूसरा, आर्गुमेंट 2 पे तीसरा, इस तरीके से हर लोकेशन पे जो है वो एक एक वैल्यू जो है वो सेपरेटर को देखते हुए वो स्टोर हो जाते थे। और फिर अगर आपने इसको कन्वर्ट करना होता है तो वैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है जावा के अंदर, जो कि आपके स्ट्रिंग डेटा को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं, डबल में, किसी भी डेटा टाइप में जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं उसमें फिर आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट में हमने एक लाइन लिखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो आर्गुमेंट 0, या फिर स्पेस है और आर्गुमेंट 1। ठीक है, तो आर्गुमेंट 0 और आर्गुमेंट 1 जो है वो चूंकि जब आपने इसको रन किया था तो आपने ये दे दिए थे, तो ये आपके आर्गुमेंट 0 और आर्गुमेंट 1 में जोसेफिन और स्टूडेंट जो है वो प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इक्वल टू का साइन जो है वो जब यूज़ करते हैं मुख्तलिफ एरेज के दरमियान तो उससे क्या होता है, तो सिंपली इससे एक एरे की कॉपी बन जाती है। आपने ए के नाम से एक एरे बनाया 3 लोकेशन का, बी के नाम से बनाया, और फिर आपने जो है ए एरे को तो इनिशलाइज कर दिया, ए आई पे आई हो, यानी ए 0 पे 0 हो, ए 1 पे 1 हो, ए 2 पे 2 हो और ए 3 पे 3 हो। तो आपने कहा बी इज इक्वल टू ए, तो ये कॉपी हो गई कि एरे जैसा एरे ए है वैसे ही एरे जो है वो बी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है आप यहाँ पे कहते हैं कि b इज इक्वल टू ए जब कहते हैं तो इसका मतलब है अभी आपका एरे 0 पे क्या है 0, एरे 1 पे क्या है 1, एरे 2 पे क्या है 2, तो ये लेस देन 3, एरे की लेंथ 3 है तो इसका मतलब है 0 1 2, तो एरे 2 पे जो है वो 2 है, ए 2 पे 2 है तो इसका मतलब है बी 2 पे भी 2 हो जाएगा। तो जब आप ए 2 प्रिंट करेंगे बी 2 प्रिंट करेंगे तो आपको 2 और 2 मिलेगा। इस तरीके से जब आप कहते हैं कि नाउ ए 2 पे आप 10 डाल दो, तो चूंकि बी ए के बराबर है तो ए अब आप प्रिंट करें तो अगर ए 2 पे 10 है तो बी 2 पे भी 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो इज इक्वल टू साइन है वो कॉपी करने के लिए एरे, एक एरे को दूसरे एरे जैसा बनाने के लिए। तो दिस डज नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ एरे ए, इट मेक्स बी अनदर नेम फॉर एरे ए। अब ये कॉपी से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कोई एक अलग एरे बन जाता है, बल्कि बी जो है वो अनदर नेम फॉर एरे है, यानी 2 एरेज नहीं है, वो आपका एक ही एरे का जो है वो दूसरा, यहाँ पे सिर्फ आपने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो वो एक ही बी जो है अनदर नेम ऑफ एरे ए हो जाता है। सो अ वैल्यू चेंज इन ए इज द सेम वैल्यू ऑब्टेन्ड विद बी। ठीक है, अब हम कहते हैं डबल इक्वल टू से क्या होता है। Now A and B are both 3 elements arrays of int, ये मैंने अभी आपको बता दिया। All elements of A and B are assigned the value 0। ठीक है, दोनों को हमने जो है वो अलग अलग सब लोकेशन पे हमने 0 वैल्यू दे दिए। टेस्ट इफ द एड्रेसेस ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, नॉट इफ द एरे वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इफ बी इज इक्वल टू ए, ये डबल इक्वल टू लगा हुआ है तो आप प्रिंट करो ए इक्वल बी, अदरवाइज आप प्रिंट करो ए डज नॉट इक्वल बी। अब ये क्या प्रिंट करेगा, कहते हैं द आउटपुट फॉर दिस कोड विल बी ए डज नॉट इक्वल बी बिकॉज द एड्रेसेस ऑफ द एरेज आर नॉट इक्वल।
ठीक है। एड्रेसेस ऑफ द एरेज जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ए जो है वो आपने अलग कर दिया है और बी जो है वो आपने अलग इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ देखें बी इज इक्वल टू ए, ये अगर इसके एड्रेसेस सेम हो तो फिर ये कहेगा कि ए इक्वल बी, ठीक है। और अगर इसके एड्रेसेस सेम नहीं है तो फिर ये क्या कहेगा कि ए डज नॉट इक्वल बी। अब दोबारा पिछली स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपने कहा था सिर्फ एरे ए को इनिशियलाइज किया था और कहा था बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अगर आप लिखते इफ ए इज इक्वल टू बी तो वो ये कहता है कि ए इक्वल बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपने बी एरे को अलग से आपने वैल्यू दे दी हैं तो अब ये दो डिफरेंट एड्रेसेस पे चले गए हैं। इसका मतलब है कि ये आप क्या प्रिंट करेगा, ए डज नॉट इक्वल बी, ठीक है। तो आपने डिफरेंस देख लिया इज इक्वल टू का और डबल इक्वल टू का। इसको समराइज कर लेते हैं कि अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, सिर्फ इक्वल टू का साइन करेंगे, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन कि आपकी जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, और क्लास टाइप मीन जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन जो आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, इन फ्लोट कैरेक्टर वगैरह। तो जब आप उसमें इज इक्वल टू का साइन करते हैं तो वो कॉपी करता है, यार आप कहते हैं ए इज इक्वल टू 10 और आप कहते हैं बी इज इक्वल टू ए, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी क्लास के ऊपर आप यूज करते हैं तो वो क्या कर देता है, एड्रेसेस कॉपी कर देता है। यानी इसका मतलब है जैसे आपने कहा था बी इज इक्वल टू ए, ये देखें आपने कहा था बी इज इक्वल टू ए, तो ये एड्रेसेस कॉपी करेगा, यानी बी ए का दूसरा नाम बन जाएगा, ठीक है, कॉपी एड्रेस, ठीक है। और अगर आप इंटायर एरे को भी करेंगे तब भी ये कि एक एरे पे दो नाम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इक्वालिटी वाला जो अभी हम करके आए हैं तो कंपेयर करता है कंटेंट्स को बिल्ट इन डेटा टाइप्स के, और इसी तरह से कंपेयर करता है एड्रेस को यूजर डिफाइंड में। और तो एड्रेसेस जब कंपेयर करता है, जैसे अभी हमने देखा कि चूंकि ए और बी दो सेपरेट थे, तो जब आपने एड्रेसेस कंपेयर किए तो उसने कहा कि ए डज नॉट इक्वल बी, ठीक है। तो इक्वालिटी का क्या कंपेयर करता है, एड्रेसेस कंपेयर करता है क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के। तो चूंकि एरे भी आपका जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, क्लास की टाइप है, आपका एरे बिल्ट इन नहीं है, प्रिमिटिव नहीं है, मतलब इंट फ्लोट की तरह नहीं है, वो एरे क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जब उसने एरे को भी कंपेयर किया तो उसके एड्रेसेस कंपेयर किया, तो आपने कहा कि एड्रेसेस डिफरेंट है, तो इसलिए उसने कहा कि ए डज नॉट इक्वल बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटायर एरे क्लास टाइप और इंटायर एरे, क्योंकि एरे भी जो है वो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और अभी हमने ये देखा कि पास बाय वैल्यू में आपका कंटेंट जो है वो पास होता है और बाय रेफरेंस में आपका क्या पास होता है, एड्रेस। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि एरे और क्लास में इन सब चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या है कि एरे भी जो है वो जावा में एक क्लास है और उसका हर जो एरे हम बनाते हैं वो एरे क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। सिमिलरली जिस तरह आप एक क्लास बनाते हैं जावा के अंदर, कोई भी क्लास जैसे हमने सेल एसोसिएट की थी, उसके जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम होता है जावा के, आपकी अपनी बनाई हुई क्लास के, उसी तरीके से जब आप एक एरे बना रहे होते हैं जावा में तो वो भी एरे क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, तो वो उसी तरीके से ट्रीट होता है जिस तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज द प्रिमिटिव डेटा टाइप और बिल्ट इन डेटा टाइप एज इट इज़ ट्रीटेड इन C एंड C++, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 ऑपरेशन का जो है वो देखा है कि किस तरीके से ये काम करते हैं।